हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिंदू मेल में सक्सेशन कैसे होता है एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं आपके 8, 9, 10, 11 और 12। अब थोड़ी सी बेसिकली क्या है, बेसिक्स मतलब जरा से कि भाई मेल और फीमेल अगर कोई भी मरता है या डेथ होती है तो वो या तो टेस्टामेंट्री होती है या इंटरस्टेट होता है। टेस्टामेंट्री मतलब एज पर विल, आप विल बना के अगर किसी की डेथ होगी तो जो जो विल में लिखा है उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी। और इंटरस्टेट मतलब कोई एक्सीडेंट में बिना विल बनाए अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट आ जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्पोज होगी। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप है वो अबॉलिश हो गया है, जो मैंने एक अपनी दूसरी पीपीटी में बताया है सेक्शन 6 की कि किस तरह से अबॉलिश हो गया और अब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं एप्लीकेबल होता उन लोगों के लिए जिनकी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट में होती हैं। अब हम लोग ये बेयर एक्ट में से पढ़ने वाले हैं ताकि आप लोगों को बहुत बेटर क्लैरिटी मिले और आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। ये सारे के सारे सेक्शंस आपके मेल से रिलेटेड है। इसमें कोई भी मेल हिंदू अगर डाई करता है, इंटरस्टेट अभी हमने देखा था, इंटरस्टेट कौन से वाले हैं जहाँ पे एक्सीडेंट से होती है, बिना विल बनाए अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केसेस में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता है और हम यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है, सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पे जाती है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्टली लिखा है ये क्लास 1 हेयर्स ऑफ शेड्यूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सेकेंडली लिखा है ये सेकेंडली अगर कोई भी आपके क्लास 1 में हेयर नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी क्लास 2 हेयर्स के जो कि शेड्यूल में लिखे हुए हैं। अगर आपका फर्स्टली भी नहीं है, सेकेंडली भी नहीं है, मतलब क्लास 1 हेयर भी नहीं है प्रेजेंट, क्लास 2 हेयर भी नहीं है आपका प्रेजेंट, तो आपकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? एग्रेट्स को जाएगी। और अगर एग्नेट्स भी अवेलेबल नहीं है तो किसको जाएगी प्रॉपर्टी? आपकी कॉग्नेट्स को जाएगी, ठीक है। पीछे देखा था सेक्शन 8 में शेड्यूल लिखा हुआ था, तो वो शेड्यूल कौन सा है? ये वाला शेड्यूल आपके एक्ट के बिल्कुल लास्ट में दिया होता है। इसमें आपके क्लास 1 हेयर स्पेसिफाइड है और आपके क्लास 2 हेयर स्पेसिफाइड है। क्लास 1 हेयर्स ये सारे के सारे हेयर्स है जैसे कि सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्री डिसीज सन। प्री डिसीज का मतलब जिसकी डेथ फादर से पहले ही हो चुकी है, या डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, ठीक है। इनको हम क्लास 1 हेयर्स कहते हैं और अगर ये अवेलेबल नहीं होते तो हम किस पे जाते हैं? क्लास 2 हेयर्स में जाते हैं। ये आपके सारे के सारे क्लास 2 हेयर्स हैं जो आपके एक्ट के लास्ट में दिए होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें कैटेगरीज बनाई हुई है, उसमें तो आपने देखा क्लास 1 में सारे के सारे एक साथ लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्लास 2 में ना कैटेगरीज लगाई हुई है। कैटेगरी 1 इज फादर, कैटेगरी 2 इज सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर। फिर कैटेगरी 3, इसमें इसका भी ना रेलेवेंस है कि ये कैसे कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी। जैसे एक कैटेगरी फर्स्ट को पहले ही मिलेगा, अगर इधर नहीं है तो फिर नेक्स्ट में मिलेगा। ये हम चीज अब ऊपर जाके वापस देखते हैं कि आगे के हमारे प्रोविजंस क्या कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमारा क्लास 1 को जाएगा, फिर क्लास 2 को प्रॉपर्टी जाएगी, वो नहीं है तो एग्नेट्स को जाएगी, वो नहीं है तो कॉग्नेट्स को जाएगी। अब ये आपका लास्ट में, अब कभी भी आपको देखना हो तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 1 क्या कहता है और क्लास 2 क्या कहता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 है ऑर्डर। ऑर्डर किस तरह से प्रॉपर्टी मिलेगी हेयर्स को जो कि शेड्यूल में लिखे हुए हैं। ये क्या बोलता है? अमंग द हेयर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो क्लास 1 के लोग हैं शैल टेक साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उनको प्रॉपर्टी मिलती है। जिसको जिसका हिस्सा मिलता जाता है उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी बंदे क्लास 1 में लिखे हुए हैं सबको प्रॉपर्टी मिल जाती है। और टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर हेयर्स, और किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। जो क्लास 1 में है सिर्फ उन्हीं को प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर अब ये क्या कहता है कि अगर मान लो कि कोई भी ये है नहीं, हमने भी देखा था कि क्लास 1 अगर नहीं है तो किसमें प्रॉपर्टी जाएगी? क्लास 2 में। वहां पे हमने देखा था कि 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कैटेगरीज बनाई हुई थी। ये क्या कहता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी में, फर्स्ट एंट्री में है उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर फर्स्ट एंट्री नहीं है तो जो सेकंड एंट्री में है उसको मिलेगी, और अगर सेकंड एंट्री में भी कोई नहीं है तो थर्ड एंट्री में मिलेगी, थर्ड एंट्री में भी नहीं है तो नेक्स्ट को मिलेगी। ये आपका ऑर्डर है कि किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होएगी नेक्स्ट हेयर को, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को तो जाना ही होता है। जैसे हमारे भी लिखा हुआ है कि ऐसा
कभी भी प्रॉपर्टी बिना ओनर के रह ही नहीं सकती, कभी ना कभी प्रॉपर्टी आगे देनी ही पड़ती है, और अगर प्रॉपर्टी को किसी को भी नहीं जाती तो वो गवर्नमेंट को चली जाती है। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। कि अब जैसे क्लास 1 में बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं, बहुत ही सारे, तो कैसे कैसे उनमें प्रॉपर्टी जाएगी? तो ये क्या कहता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट शैल बी डिवाइडेड अमंग द हेयर्स इन क्लास 1 अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल्स। अब रूल्स क्या है कि इंटरस्टेट की विडो, मतलब जिसकी डेथ हुई है, जो विडो है, अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन, तो ऑल विडोज टुगेदर, सारी की सारी मिलके एक शेयर लेंगे। मतलब मान लो ए है, उसकी दो विडो हैं, B1 और B2, तो अगर एक शेयर मिलता है इनको, मतलब अगर मान लो 1/4 हिस्सा आता है इनके हिस्से में, तो दोनों की दोनों 1/4 लेंगी, टोटल इनका 1/4 हो गया, तो ईच को क्या मिलेगा? 1/8। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटरस्टेट शैल टेक ईच। यहाँ पे इन पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या कहता है कि ईच, यहाँ पर ईच आ गया, पहले में ईच था नहीं था, इसलिए उन दोनों को मिलके प्रॉपर्टी मिली। इसमें रूल 2 में क्या लिखा है कि ईच, इसका मतलब अगर इसके ए के सन है, डॉटर है और मदर है, तो इन सबको अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। मान लो इसको भी 1/4, इसको भी 1/4, इस मदर को भी 1/4। ठीक है। अब रूल 3 क्या कहता है? द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ ईच प्री डिसीज्ड सन, प्री डिसीज्ड अभी हमने देखा कि जिसकी डेथ फादर से पहले हो जाती है, और ईच प्री डिसीज्ड डॉटर, जो कि डॉटर भी फादर से पहले हो चुकी है, इंटरस्टेट शैल टेक बिटवीन देम 1 शेयर। अब उस, मान लो यहाँ पर डेथ हो चुकी है और नेक्स्ट कोई आ जाता है, तो उस लाइन में, उस ब्रांच में भी एक शेयर जाएगा। ठीक है। अब ये रूल 4 क्या कहता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर रेफर टू इन रूल 3। अब जो रूल 3 में हमने जो पढ़ा, उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होएगी? अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ प्री डिसीज सन शैल बी सो मेड दैट हिज विडो और विडोज टुगेदर। अब विडोज और विडोज टुगेदर आ गया ना, कि एक है या दो है, एंड द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स गेट इक्वल पोर्शंस एंड द ब्रांच ऑफ हिज प्री डिसीज सन्स गेट्स द सेम पोर्शन। अब वही मान लो जो ए था, ए का बेटा एस, एस की विडो 1, W2 और डॉटर और एक सन। अब इन सबको जो हिस्सा मिलना था, वो एक हिस्सा इन सबको मिल जाएगा। अगर मान लो इनके हिस्से 1/3 आया था, तो ये टोटल इनका है। अब ये 1/3 को ये डिवाइड कर लेंगे आपस में। नेक्स्ट क्या कहता है? उसी तरह से अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ प्री डिसीज डॉटर, कि अगर डॉटर की डेथ पहले हो गई है, उनके भी आगे ब्रांच है, तो शैल बी सो मेड दैट द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स गेट इक्वल पोर्शंस। अब ये क्या बता रहा है कि जेंडर इक्वालिटी आ चुकी है एज पर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6 इन 2005। ठीक है, जो हमारी एक दूसरी वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से डिवॉल्व करती है प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 6। अब नेक्स्ट क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 2। क्लास 2 में क्या कहता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द हेयर्स स्पेसिफाइड इन वन कैटेगरी, एनी वन कैटेगरी इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल सो दैट दे शेयर इक्वली। अभी देखा था जब हमने कि एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है, एक कैटेगरी 3 है। अगर 1 वाले को मिल जाती है जो फादर था, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अब 2 में 4-5 बंदे लिखे थे, तो अगर यहाँ पर हिस्सा आ जाता है, तो इन लोगों में इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी एज पर सेक्शन 11। नेक्स्ट अब क्या कहता है? सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। अभी तक पहले रूल क्या था हमारा? A1 को मिला, 2 को मिला, फिर था ना एग्नेट्स और कॉग्नेट्स। तो फिर अब जो हमारी प्रॉपर्टी एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में कैसे डिवॉल्व होगी? तो ऑर्डर इसमें क्या है? शैल बी डिटरमिन्ड एज पर दीज रूल्स। सबसे पहला रूल आपका 1 क्या कहता है? ऑफ 2 हेयर्स द वन हु हैज फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ असेंट। असेंट मतलब मान लो ए है, उसके ऊपर फादर, ग्रैंडफादर, इन लोगों के लिए हम कहते हैं असेंट। तो जिसकी भी जो डिग्री होएगी वो कम होएगी या डिग्री होएगी ही नहीं। हम यहाँ से काउंट करते हैं, जिस बंदे से डिजीज होता है ना, उस बंदे से काउंट करते हैं कि नेक्स्ट उसकी कितनी की डिग्री आ रही है। तो जिसकी फ्यूअर डिग्री होंगी या नो डिग्री होएगी ऑफ असेंट, उसको प्रेफर किया जाएगा अगर दो बंदों में कंपैरिजन हो रहा है तो। ठीक है। रूल 2 क्या कहता है? वेयर डिग्रीज ऑफ असेंट इज द सेम और नन, दैट हेयर इज प्रेफर्ड who has fewer और no degrees of descent। अगर अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई भी
आपका जो असेंट में है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता या सेम है, तब वो हेयर प्रेफर किया जाएगा जिसकी फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट है। अब डिसेंट में कैसे हो जाता है कि नीचे, जैसे सन, ग्रैंडसन चला जाता है, तो उसमें जिसकी फ्यूअर डिग्रीज होंगी या नो डिग्रीज होंगी उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन नीदर हेयर इज एंटाइटल्ड टू बी प्रेफर्ड टू द अदर अंडर रूल 1 और 2 दे टेक साइमल्टेनियसली। अब दोनों ही मान लो कोई ब्रांचेस में आ रहा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर इन दोनों की बराबर डिग्रीज आ रही हैं और इन्हीं को प्रॉपर्टीज मिल सकती है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी ले लेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना वो देखेंगे कि कैसे होता है। अब ए A male Hindu dies in 2008 and is survived by his parents, father and mother, two widows W1 and W2, one daughter SD1, two grandchildren SS1, SS2, two widows of predeceased son S1W and S2W. A had married W1, अब यहाँ पे देखा था ना दो विडोज हैं, एक को 1978 में शादी हुई थी, W2 के साथ 1980 में हुई थी। फ्रॉम W1 ही हैड अ चाइल्ड S1, ठीक है, यहाँ पे SS1 और SS2 है, हु कन्वर्टेड टू मुस्लिम फेथ। फ्रॉम W2 ए हैड अ सन S2 एंड अ डॉटर SD1। यहाँ पे सारे डिस्क्राइब हो गए ना कि W1 से आपका S1 चाइल्ड है, S1 का आगे देखो शायद ये SS1 होगा, और ये S2 जो है इससे SS2 है, ये W2 के साथ है, ये 1111 वाले एक ब्रांच हो गई और 22 वाले दूसरी विडो के साथ वाली ब्रांच हो गई, और ये SD1 आपका 1 के साथ हो गया। तो अब हमें देखना है कि डिस्कस द क्वांटम ऑफ शेयर्स ऑफ द हेयर्स एज पर HSA 1956। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रोविजन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमें। अभी जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो फादर है वो क्लास 2 हेयर है, तो क्लास 2 हेयर होने की वजह से वो एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो पहले किसके पास जाती है, क्लास 1 हेयर के पास। मदर बाकी सारे सन डॉटर आपके क्लास 1 हेयर्स हैं, तो इसलिए फादर तो सबसे पहले ही हमारा एक्सक्लूड हो जाता है प्रॉपर्टी से, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट चीज क्या देखने वाली है, ए ने W1 से और W2 से शादी कब करी, इससे करी आपकी शादी 1978 में और W2 से करी 1980 में। अब हमारे 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग दो मैरिजेस आपकी लीगल नहीं है। अब इन्होंने शादी करी 1978 में और 1980 में, इस तरह से इनकी जो शादी थी W2 के साथ वो आपकी वॉइड हो गई, इलीगल हो गई। ठीक है, तो W2 को भी यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये भी आपकी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी से आउट हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए की W1 से एक सन है SS1 जो कि प्री डिसीज्ड हो गया, और S1 के पीछे कौन छोड़ के गया है, S1 अपनी विडो को S1W और SS1। तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में या हमारे सक्सेशन एक्ट में अगर कोई भी पर्सन मुस्लिम फेथ में या किसी भी फेथ में किसी भी रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट करता है तो दैट इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, इसका मतलब SS1 को प्रॉपर्टी जाती। लेकिन SS1 जो है वो ए के डेथ होने से पहले ही मर चुका है, क्योंकि वो प्री डिसीज था, इस वजह से इसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसका रीजन क्या है कि जो S1 है उसने मुस्लिम फेथ में कर लिया, S1 भी मुस्लिम थी, और एक दो जो पर्सन मुस्लिम्स होते हैं उनका जो बेटा है वो भी ऑब्वियसली मुस्लिम ही होगा, ये प्रिज्यूम करते हैं हम। इसलिए हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करता है जो कि पर्सन बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन कोई भी हिंदू होते हैं। यहाँ पर आपका जो ये SS1 है ये हिंदू नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी नीचे नहीं जाएगी, यहीं से खत्म हो जाएगी, जस्ट बिकॉज के SS1 ने S1 प्री डिसीज्ड हो गया था ए से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, ए की शादी हुई W2 से, W2 तो वॉइड हो गई, उसकी मैरिज और W2 से वॉइड थी, तो इनको तो प्रॉपर्टी मिलने ही नहीं थी। लेकिन हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बच्चे इलेजिटिमेट वॉइड शादी से या वॉइड शादी से पैदा होते हैं तो वो बच्चे प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन है, यहाँ पर SD1 और S2, ये लोग A और W2 के बच्चे हैं, SD1 और S2। S2 ने आगे की डेथ हो गई, S2 के बाद S2 कौन कौन छोड़ के गया, S2W और SS2, मतलब अपनी वाइफ को छोड़ के गया मरने से पहले और SS2 को छोड़ के गया। अब
सेक्शन के हिसाब से जो भी कोई इलेजिटिमेट शादी के बाद अगर एक बच्चा पैदा होता है, जिसे लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कह सकते हैं, उस बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये बच्चा प्री डिसीज हो गया ए से पहले, मतलब S2 जो है ए की डेथ होने से पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो उसके डेथ होने के बाद कौन कौन बचा है? S2W और SS2। अब S2 जो है SS2 है और A का रिलेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उनके बीच में लिंक था SS2 उसकी डेथ हो चुकी है। सिर्फ इस कारण से दो SS2 एक लीगल हेयर हो सकता था, S2W भी लीगल हेयर थी, लेकिन एक वॉइड मैरिज से शादी होने के बाद सिर्फ बच्चे को ही प्रॉपर्टी मिलती है। और जैसा कि इस केस में वो पहले ही डेथ हो चुकी है उस बच्चे की, तो A का और SS2 का कोई रिलेशन नहीं बचता। वो ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड फादर वाली बात नहीं है। इस वजह से S2W को और SS2 को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब लास्ट में देखते हैं हमारे कौन कौन बच गए। हमारी बच गई मदर, W1 फर्स्ट वाइफ और SD1। दो ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है क्योंकि वॉइड मैरिज से पैदा हुई थी, लेकिन ये एक लीगल हेयर है एज पर सेक्शन 16, तो इसको प्रॉपर्टी मिल सकती है। S2 को इस वजह से नहीं मिली क्योंकि वो प्री डिसीज हो गया था और A और SS2 का कोई रिलेशन नहीं बनता। S1 के चाइल्ड को इसलिए प्रॉपर्टी नहीं मिली क्योंकि वो एक हम कंसीडर करते हैं कि वो मुस्लिम है, और S1 को प्रॉपर्टी मिलती लेकिन उनकी भी डेथ A से पहले हो चुकी थी। तो हमारे पास जो पर्सन बचते हैं वो सिर्फ एक मदर है, उनकी लीगली वेडेड वाइफ W1 है, और SD1 है जो कि A और W2 के वेडलॉक से पैदा हुई थी, जो कि एज पर सेक्शन 16 लीगल हेयर होती हैं। तो मदर, W1 और SD1 के बीच में आपकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी। और यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है सारे आपके एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं, जैसे कि क्लास 1 हेयर और क्लास 2 हेयर में नहीं जाएगा। हमारी जो मैरिजेज होती हैं वो कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है और किसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे था दो विडोज हो तो टुगेदर मिलेगी, लेकिन उनकी शादी पहले होनी चाहिए, 1955 से पहले, इनकी बाद में हुई थी। और अगर कोई रिलीजन में चेंज करता है अपना रिलीजन तो कैसे प्रॉपर्टी जाएगी, या कोई इलेजिट वॉइड मैरिज से पैदा होता है तो कैसे प्रॉपर्टी जाएगी। आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हुआ हो, और थैंक यू। केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं। आई श्योरली आंसर योर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।